हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आईडीडी ट्रेड के पेपर नंबर 2 की, जो कि आपके फर्स्ट ईयर का सेकंड थ्योरी पेपर है। आप देख सकते हैं कोर्स कोड जो आपका है, या कोर्स इसको बोल सकते हैं, ये आपका सेकंड यहाँ लिखा हुआ है। और ये सब्जेक्ट है आपका विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्ट ऑफ चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंटल डिसबिलिटीज। इसका हम यहाँ पे आज सॉल्व पेपर देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। अब आप लोगों को सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से मेरा मानना ये है कि अब हम लोग एक एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कम से कम 2 से 3 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लें। तो अब आप लोगों को पेपर के सभी सॉल्व मिलने वाले हैं। अब आप लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या फिर आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन वो आप बिल्कुल नहीं देखेंगे। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं उसी को आप सॉल्व कर लेंगे, तो भी आपका पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कवर हो जाएंगे, वहाँ पे आप अच्छे से उसको कर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो मॉडल पेपर है आईडीडी का वो किस प्रकार का है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले पार्ट ए आता है हमारा, जिसमें 1 अंक के आपके प्रश्न दिए होते हैं। 9 प्रश्न दिए गए हैं और 9 अंक के दिए गए हुए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य होता है। इसमें से आपका कोई मल्टीपल चॉइस नहीं होता है। यहाँ आप सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक एक नंबर आपको यहाँ पे जो मिलते हैं वो ठोस होते हैं, यानी कि वो नंबर कटने वाले नहीं हैं अगर आपके ऑप्शन सही हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन इसका। इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आईडीडी का यहाँ पे फुल फॉर्म करना है। तो आईडीडी का आप जानते हैं इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसबिलिटीज, बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता इसका हिंदी नेम है, और इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसबिलिटीज इसका फुल फॉर्म है। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल ऑफ डिसबिलिटीज या इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसबिलिटीज, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे है आईडीडी के लिए। तो 2 तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, एक आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, एक आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 ही नंबर का कि ICD 10 जो है ये क्या है। तो ICD 10 जो है वो रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण करता है, यानी कि 10वां संशोधन है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10th रिवीजन, ये आपका इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट ASD का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ASD का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आप जानते ही हैं, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। नेक्स्ट SHS इसका यहाँ पे पूछा गया है। तो स्कूल बेस्ड हेल्थ सर्विस, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, स्कूल आधारित स्वास्थ्य सेवाएं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है आपका कि ADHD, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लगभग और भी पेपरों में हो सकता है कि आईडीडी के ये पूछ ले। तो ADHD का होता है कि ध्याना भाव अति सक्रियता विकार, ये हिंदी नाम है। हिंदी नाम से अच्छा है कि आप इंग्लिश में याद कर लें, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पार्ट बी की। यहाँ पे हम थोड़ा सा तेज़ी से पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर सॉल्व करने में टाइम लगता है और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हमें तेज़ी से पढ़ना, फास्ट तरीके से पढ़ना है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक कर दें। चलिए पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में क्या पूछा जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो आपके सभी प्रश्न के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो आपके 2 अंक के होंगे, यानी कि आपके सभी क्वेश्चन इसमें अनिवार्य हैं, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। तो 5 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के हैं, यानी कि 10 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि अनुकूली व्यवहार को परिभाषित कीजिए। तो अनुकूली व्यवहार क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। अनुकूल व्यवहार का मतलब है कि जो भी छात्र हो या व्यक्ति हो, उसका अनुकूली व्यवहार तब प्रभावी होता है जब उसके व्यवहार से कोई दूसरा प्रभावित ना हो।
यानी कि अनुकूली व्यवहार व्यवहारिक रोजमर्रा के कौशल को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के पर्यावरण की मांगों को पूरा करने और कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, जिसमें सामाजिक संचार और आत्म देखभाल कौशल इसमें शामिल होता है। यानी कि जो व्यवहार होता है वो व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उससे उसका जो जीवन कौशल है वो प्रभावित ना हो, दूसरे उससे प्रभावित ना हो, साथ ही जो पर्यावरण उसके अनुकूल है उसमें उसके व्यवहार को स्वीकार किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, डिस्प्रैक्सिया क्या है। तो डिस्प्रैक्सिया आप जानते हैं ये आपके SLD का ही प्रकार है। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, एक तरीके से ये विकासात्मक विकार होता है जो शारीरिक समन्वय को कहीं ना कहीं प्रभावित कर देता है। यानी कि फिजिकल जो प्रॉब्लम होती है ये आपके डिस्प्रैक्सिया में देखने को मिलती है। इसमें आपके मोटर कार्य जो होते हैं वो अक्सर प्रभावित देखने को मिलते हैं, अर्थात चलने फिरने में बच्चे को या व्यक्ति को इसमें कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि बौद्धिक दिव्यांगता के 2 पूर्व जन्म कारण लिखिए। तो जन्म पूर्व कारण लिखिए। तो या पूर्व जन्म कह लीजिए कि पूर्व जन्म में तो जाएंगे तो आप थोड़ा सा उसको अनर्थ ले लेंगे, लेकिन यहाँ जन्म पूर्व कहा जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे बौद्धिक दिव्यांगता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो कि आपके जन्म के पूर्व के 2 कारण यहाँ पे बताने हैं। तो बौद्धिक दिव्यांगता जो होती है तो उसमें आपके जन्म के पूर्व के अगर कारण में हम देखें तो उसमें आप जेनेटिक प्रॉब्लम देख सकते हैं, जिसमें आपके डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चा हो सकता है, और फिर गर्भावस्था के दौरान काफ़ी हानिकारक पदार्थों का सेवन करना या दवाओं का सेवन करना, जैसे शराब पीना, ड्रग्स लेना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम ला सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा कि सूक्ष्म गामक कौशल क्या होता है। फाइन मोटर स्किल आप जानते हैं जो कि उंगलियों के माध्यम से कार्य को संपन्न किया जाता है, उसको फाइन मोटर स्किल कहते हैं। फाइन मोटर स्किल में छोटी मांसपेशियों का समन्वय जो होता है वो विशेष रूप से हाथों और उंगलियों में होता है, और इसके द्वारा लेखन या बटन लगाने का कार्य, सुई में धागा पिरोने का कार्य, ये सारे कार्य जो किए जाते हैं वो आपके फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि विकासात्मक विलंब से आप क्या समझते हैं। तो जो विकासात्मक विलंब होता है एक ऐसी स्थिति को ये संदर्भित कर देता है कि जहाँ पर जो बच्चा होता है उसको भाषा से संबंधित भी विकार पाया जाता है, उसमें मोटर कौशल जो होता है उसमें भी वो प्रभावित रहता है, संज्ञानात्मक जो क्षमताएं होती हैं वो भी उसका अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, जो कि एक तरीके से उसके शरीर के या फिर उसके मानसिक स्थिति को देख लीजिए तो दोनों में उसके कहीं ना कहीं विकास जो होता है वो काफ़ी देर से होता है। अब हम ये 5 क्वेश्चन हमारे हो गए जो कि हमारे ये 10 नंबर के होते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। ये हमारा पार्ट बी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट सी की। तो पार्ट सी में हम देखेंगे सबसे पहले कि इसमें क्या दिशा निर्देश दिया गया है। तो किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक होंगे, यानी कि इस पे जो एक क्वेश्चन आप लिखेंगे उसके 5 नंबर आपको मिलेंगे, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है और 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि संवेदी प्रसंस्करण कठिनाइयों से आपका क्या तात्पर्य है। तो ये हम आगे देखेंगे कि जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टीज है इसका क्या मतलब होता है, ये हम जानेंगे पहले। यहाँ आप क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। संवेदी प्रसंस्करण समस्याओं वाले छात्रों का समर्थन करने के लिए कुछ रणनीतियाँ क्या होती हैं। तो जो संवेदी प्रसंस्करण होते हैं या सेंसरी जिसको बोलते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स जो होते हैं, इसमें हम बात करेंगे कि छात्रों का समर्थन करने के लिए बहुसंवेदी अनुकूलन कक्षा वातावरण यहाँ पे बनाया जाता है, यानी कि उन बच्चों के अनुकूल ही वातावरण तैयार किया जाता है। और यहाँ पे कुछ जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है उसके लिए भी रणनीतियाँ तैयार की जाती हैं, और जो शिक्षक होते हैं वे यहाँ पे कुछ
अंतराल के बाद में इन सभी कार्यों को संपन्न करते हैं, अर्थात उनको उपकरण तक पहुंच प्रदान करना, या फिर उनकी शैक्षिक रणनीति देखना, या फिर उनकी व्यक्तिगत रणनीति देखना, इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा विराम ले करके किया जाता है। जैसे ये असहज खिलौने, शोर रद्द करने वाले हेडफोन, ये सभी चीज़ें अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं और शांत स्थानों पर जो बैठ कर के वो ये सभी कार्य संपन्न कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप इन्हें ज़रा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो फिर इन्हें प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं सेंसरी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लेकिन अगर वहीं पे आप थोड़ा सा भी गैपिंग करके इन सारी चीज़ों को करेंगे कि उन्हें जो शिक्षा है वो भी दे रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लगे हैं, वातावरण जो दे रहे हैं वो भी काफ़ी अनुकूल है उनके, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के इन बच्चों के साथ में रहना होगा। और जो भी स्थान आप इनके लिए चुनें वो काफ़ी डिजाइन किया हुआ हो, अर्थात वो पहले से प्लानिंग हो और उन्हीं के अनुकूल में हो, और छात्र जो हों वो अभिभूत महसूस करने पर पीछे हट सकें। संवेदी अधिभार को प्रतिबंधित करने में मदद कर सकता है। ये कक्षा का जो वातावरण हो उसको भी बदला जाए। अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं, बच्चों को जो कक्षा का वातावरण है उसको हमें थोड़ा सा इम्प्रूव करना है या फिर थोड़ा अलग तरीके से करना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कम रोशनी का उपयोग करना, या फिर वहाँ की जो पृष्ठभूमि है शोरगुल से कम करना, यानी कि वहाँ जो आसपास के लोग हैं काफ़ी शोर कर रहे हैं तो वहाँ से थोड़ा दूर लेके जाके वहाँ पे शिक्षा देना, या फिर संवेदी तनाव को भी कम करना, या दैनिक दिनचर्या में गतिविधि या संवेदी गतिविधियों को यहाँ पे शामिल करना, या फिर संवेदी इनपुट को यहाँ विनियमित करके इनका मदद करना। यहाँ तक कि इनको व्यावसायिक चिकित्सकों के साथ में भी सहयोग व प्रत्येक छात्र के साथ संवेदी प्रारूपों के अनुरूप अतिरिक्त जो रणनीतियाँ होती हैं ये भी इन्हें प्रदान करना, ताकि ये बच्चे जो सेंसरी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं इससे ये निजात पा सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि बौद्धिक दिव्यांगता के अल्प समूह के लक्षण को लिखिए। तो बौद्धिक दिव्यांगता के अल्प समूह के लक्षण को हमें यहाँ पे जानना है, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट ये क्वेश्चन के आंसर की। ये आप देख सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है इसके आप कॉमन केसेस देख सकते हैं यहाँ पे। तो बौद्धिक अक्षमता के जो कारण हैं वो काफ़ी ज़्यादा कारण हैं। इसमें आनुवंशिक कारण भी आता है, प्रसव पूर्व कारण भी इसमें आता है, प्रसवकालीन भी आता है, और प्रसव के पहले भी आता है, प्रसव के बाद भी आता है। तो इस तरीके से इसको अलग अलग कारणों में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें आनुवंशिक कारण में डाउन सिंड्रोम और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम या फिर अन्य गुणसूत्र जो कि असामान्यता की स्थिति में होते हैं, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। और जन्म पूर्व कारणों में अगर हम बात करें तो भ्रूण के विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि मातृ संक्रमण, जैसे कि रुबेला, या फिर विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना, जैसे माँ का शराब पीना, ड्रग्स लेना, या फिर बिना पूछे अनावश्यक दवाइयों का सेवन करना, या कोई अन्य प्रकार की गोली लेना। तो ये भी सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें शामिल होता है। यहाँ तक कि माँ का जो संतुलित आहार या पोषण होता है वो भी इसमें शामिल होता है और जिम्मेदार होता है। प्रसवकालीन कारण जन्म से संबंधित जटिलताओं से संबंधित होता है, जिसमें समय से पहले जन्म व कम वजन का जन्म और व ऑक्सीजन की कमी भी इसमें शामिल होती है। प्रसव के यदि बच्चा कम वजन का जन्म ले रहा है, उस समय ऑक्सीजन की कमी हो रही है, या फिर प्रसवोत्तर के बाद में संक्रमण फैल जा रहा है, मेनिंजाइटिस या फिर दर्दनाशक जो मस्तिष्क की चोटें हैं, या गंभीर कुपोषण या पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ शामिल हों, तो इन सभी से कहीं ना कहीं बच्चे में इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम आता है। अब मैं आपको पूरे का एक सार बता दूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम किस किस कारण हो सकता है। एक तो बच्चे के जन्म के पूर्व हो सकता है, जब वो गर्भावस्था के दौरान माँ के गर्भ में पल रहा हो, उस समय माँ को
क्या करना चाहिए, विषाक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार के अनावश्यक दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, बार बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए उनको, एक ही जाति धर्म में उनको शादी नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे को हम बचा सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम से। दूसरा ये हो सकता है कि आप जब बच्चे का जन्म हो रहा हो उस टाइम पे भी आप देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या फिर वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त नर्सें नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं तब भी बच्चे, या फिर किसी औजार से बच्चे के मस्तिष्क पे चोट लग जाए तो भी बच्चे को इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि प्रसव के बाद में क्या होता है कि बच्चे को कोई बीमारी लग जाए या फिर उसे मस्तिष्क ज्वर हो जाए या फिर कोई दुर्घटना हो जाए, तो इससे भी बच्चे में इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फिर वहाँ पे जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है और फिर वहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है, जिसके कारण बच्चे में इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम आ सकता है। तो सारे का सार यही है कि आप थोड़े में पढ़ें लेकिन ठोस पढ़ें, अगर उतना जानेंगे तो अच्छे से इस क्वेश्चन को लिख ले जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कि बहुबुद्धि को परिभाषित करें। यहाँ आप देख सकते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस का आंसर। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे हार्वर्ड गार्डनर की, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत बताया गया था, जिसमें इन्होंने 8 बुद्धि की बात की, यानी कि 8 प्रकार की बुद्धि की इन्होंने यहाँ पे बात की थी। जिसमें इनका पहला जो बुद्धि था वो था भाषाई बुद्धि, दूसरा था तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा था स्थानिक बुद्धि, चौथा था संगीतमय, और उसके बाद पांचवा था शारीरिक गतिशील बुद्धि, और उसके बाद छठा था पारस्परिक, और सातवां था इनका अंतर्वैयक्तिक, और आठवां था इनका प्राकृतिक बुद्धि। ये 8 प्रकार की बुद्धि का इन्होंने यहाँ पे अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में जिक्र किया था। कौन थे ये मनोवैज्ञानिक? ये थे हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने आईक्यू का जो आम तौर पर परीक्षण में मापा, उसमें उन्होंने ये पाया कि जो बुद्धि होती है वो 8 प्रकार की होती है। इसमें इन्होंने ये जो 8 प्रकार मैंने बताए ये आपके इसमें शामिल हैं। एक बार आप फिर से देख सकते हैं ये 8 बुद्धि, जिसमें आपके भाषाई, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, शारीरिक गतिशील, पारस्परिक, अंतर्वैयक्तिक और प्राकृतिक बुद्धि, ये सभी इसमें शामिल हैं। प्रत्येक जो बुद्धिमत्ता होती है ये सूचना को संबोधित करने और समस्याओं को हल करने के लिए एक अद्वितीय तरीका यहाँ पे बताती है। और इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये कहा कि व्यक्ति इनमें से किसी एक या अधिक जो बुद्धि होती है उस चीज़ को ये परिलक्षित करता, अर्थात उसमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं, और इन क्षेत्रों में उनकी ताकत और कमजोरी जो होती है वो अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि किसी बुद्धि को लेकर के अगर आपके पास ताकत है तो किसी बुद्धि को लेकर के आपके पास कमजोरी भी होगी। उदाहरण के लिए हम बात करें, उच्च भाषाई बुद्धिता वाले किसी व्यक्ति में भाषा के लिए प्रतिभा हो सकती है, या फिर कह लीजिए कि कोई अन्य व्यक्ति हो तो असाधारण स्थानिक बुद्धि का प्रदर्शन भी कर सकता है, जिससे उन्हें अपने मन की आँखों से वस्तुओं की कल्पना और हेर फेर करने में सक्षम बनाया जा सके। बुद्धिमत्ता के इन विविध रूपों को पहचानने और उनका मूल्यांकन करने से शिक्षक समावेशी शिक्षण वातावरण भी बना सकते हैं, और जो उनके विकासात्मक दिव्यांगता वाले छात्रों सहित सभी छात्रों की विविध शक्तियों और प्रतिभाओं को यहाँ पे समायोजित करती है। यानी कि किसी भी छात्र के जो उसके अंदर छिपी हुई ये सारी बुद्धियाँ होती हैं, इन बुद्धियों के माध्यम से वो जो भी चीज़ें हैं उसको सॉल्व भी कर सकती हैं और नहीं भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं, और भी विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ या प्रतिभाएं उनके अंदर छिपी होती हैं। तो ये इसका बहुबुद्धि का यहाँ पे परिभाषा है, और विशेषताएं वगैरह भी होती हैं। भाषाई बुद्धि में जो बच्चे होते हैं, जो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, इसमें जो भाषाई बुद्धि है इसमें बोली और लिखी गई भाषा के प्रति संवेदनशीलता होती है। भाषाएं सीखने की क्षमता भी होती है इसमें।
भाषा का उपयोग करके स्वयं को आलंकारिक करने या काव्यात्मक रूप से उसको व्यक्त करने की भी क्षमता पाई जाती है इसमें। बाकी हम बात करेंगे तार्किक बुद्धि की, तो इसमें सोचने समझने, समस्याओं को हल करने, उसका विश्लेषण करने और गणितीय संक्रियाएं या जटिल गणनाएं जो होती हैं उसमें ये निपुण होते हैं। और स्थानिक बुद्धि की हम बात करें तो इनमें 3 आयाम से सोचने के भी इसमें तरीके होते हैं। मानसिक जो कल्पना होती है या तर्क होता है, छवि होती है, इन सभी में ये निपुण होते हैं। और मानसिक मॉडल की कल्पना करने और बनाने की भी क्षमता होती है यहाँ पे। आगे बात करेंगे संगीतमय बुद्धि की। तो संगीतमय बुद्धि का मतलब होता है ताल, स्वरमान, मीटर, सुर, राग, लय, इन सभी का यहाँ पे ज्ञान होता है। लोग संगीत में ज़्यादा रुचि लेते हैं और संगीत वाद्य यंत्र बजाने, गाने, संगीत की रचना करने में, इन सब में इनमें प्रतिभा देखी जाती है। अगला हम बात करेंगे 5वां शारीरिक गतिशील बुद्धि। तो इसमें क्या होता है कि लोग इसमें नृत्य करते हैं, अभिनय करते हैं, खेल जैसी शारीरिक गतिविधियों में भी ये निपुण होते हैं। नेक्स्ट पारस्परिक बुद्धि की बात करेंगे तो ये क्या कहता है कि दूसरों की मनोदशा, भावनाओं, स्वभाव और परिणामों के प्रति आप अगर संवेदनशील हो रहे हैं, प्रभावी तरीके से संवाद करने और दूसरों के साथ में सहानुभूति रखने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो वो पारस्परिक बुद्धि होती है। एक दूसरे को जोड़ने की यहाँ पे बुद्धि को यहाँ पे विकसित करता है। अगला है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जिसको आत्म जागरूकता और आत्म प्रतिबिंब की क्षमता भी इसको बोलते हैं, जिसमें अपनी भावनाओं, लक्ष्यों और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता होती है। मजबूत आत्म अनुशासन व आत्म निरीक्षण इसमें शामिल होता है। प्राकृतिक बुद्धि की बात करें तो आप जानते ही हैं कि प्राकृतिक दुनिया के प्रति संवेदनशीलता, वनस्पतियों के प्रति और जीवों के प्रति काफ़ी संवेदनशीलता देखने को मिलती है और प्राकृतिक स्वरूपों को देखने और समझने के कौशल इनके अंदर विकसित होते हैं। तो ये आपकी प्राकृतिक बुद्धि, 8 प्रकार की बुद्धि किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर ने दिया था। और कौन सा सिद्धांत था? बहुबुद्धि का सिद्धांत था। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, कि लेखन संबंधी विशेषताओं को लिखिए। तो लेखन संबंधी विशेषताएं क्या होती हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ हम बात करेंगे लेखन संबंधी विशेषताएं की, जो कि आप क्वेश्चन में देख चुके हैं और इससे रिलेटेड ये आप यहाँ पे आंसर देख रहे हैं। लेखन संबंधी जो विकार होता है ये आप जानते हैं SLD के अंतर्गत उसके प्रकार पाए जाते हैं, जिसमें आपका डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया का मतलब ये होता है कि किसी भी बच्चे या व्यक्ति में लेखन संबंधी विकार का पाया जाना। इसमें क्या होता है कि लेखन संबंधी विकार से संबंधित ये होता है कि बच्चा कोई चीज़ लिख रहा होता है तो उसको चाहे उल्टा लिख दे या उसको लिख ना पाए या फिर लिखने में उसे प्रॉब्लम हो, तो ये चीज़ें हैं कि उसके क्लास के अनुसार अगर वो अपनी क्लास के सभी चीज़ों को नहीं लिख पा रहा है या पिछली क्लास की चीज़ों को नहीं लिख पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं लेखन संबंधी विकार से ग्रसित है और उसको क्या कहा जाता है दिव्यांगता की कैटेगरी में? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब होता है लेखन संबंधी, डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन संबंधी। तो आपको SLD से संबंधित इसमें 8 प्रकार पाए जाते हैं, 9 प्रकार पाए जाते हैं। आपको ये 9 प्रकार जानने होंगे ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। मैं आपको बोल के बता दे रही हूँ। डिसलेक्सिया जो होता है आपका पठन संबंधी विकार होता है। डिसलेक्सिया का मतलब लेखन मत समझिएगा, आप पठन संबंधी विकार समझिएगा। और लेखन संबंधी विकार डिसग्राफिया में पाया जाता है। फिर डिसकैलकुलिया होता है आपका, जो कि गणितीय संबंधी विकार पाया जाता है। फिर आपका होता है डिस्प्रैक्सिया, जिसमें मोटर कौशल और लेखन संबंधी ये दोनों चीज़ें इसमें प्रभावित होती हैं। मतलब अगर बच्चा चल नहीं पा रहा, उसकी हड्डियों में अकड़न है, तो वो लिखने में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर आता है डिस्मॉर्फिया, जो कि चिंता भ्रम में जीता है बच्चा। फिर होता है आपका डिसअफेजिया, इसमें भाषा संबंधी विकार भी पाया जाता है और उसके बाद मानसिक तनाव भी होता है। फिर अफेजिया होता है आपका। अफेजिया में भाषा संबंधी विकार केवल पाया जाता है, मानसिक विकार नहीं होता है। उसके बाद आपका आता है बुलीमिया। बुलीमिया जो होता है वो खान पान संबंधी विकार होता है। बच्चे को कितना खाना है कितना नहीं खाना है ये पता नहीं होता है यहाँ पे। और ये सब किसके प्रकार होते हैं? ये सब आपके SLD के प्रकार होते हैं।
तो विशिष्ट अधिगम अक्षमता जो जिसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसमें लेखन संबंधी जो विशेषता होती है वो विभिन्न चुनौतियों को शामिल करती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो छात्र होता है उसको लिखित रूप से कोई चीज़ व्यक्त करने में समस्या होती है, अर्थात वो सबसे ज़्यादा व्याकरण में कहीं ना कहीं गलती करता है। जैसे कि लिखावट में, वर्तनी में, व्याकरण में, विराम चिन्ह में, इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं वो समस्या क्रिएट करता है, लिख नहीं पाता है उस चीज़ को। और लिखावट की कठिनाई, अस्पष्ट व असंगत अक्षर निर्माण, फिर रिक्तियों की समस्या, या फिर अक्षरों के एक समान आकार और आकृति को बनाए रखने में भी कठिनाई के रूप में ये प्रकट होती है। वर्तनी जो होती है वो चुनौतियों में अक्सर ध्वन्यात्मक जागरूकता और शब्दों को सही तरीके से डिकोड व एनकोड करने की क्षमता में कठिनाई शामिल होती है। भाषा के नियमों को सही तरीकों से समझने और लागू करने में कठिनाइयों के कारण व्याकरण और विराम चिन्ह जैसी त्रुटियां इसमें पाई जाती हैं। तो ये मैंने आप लोगों को वैसे भी एसएलडी का सार बताया, बाकी आप यहाँ से भी ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, इससे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 की। आप देख सकते हैं 5 क्या कह रहा है कि दृश्य शिक्षार्थियों के बारे में चर्चा करें। तो जो यहाँ पे विजुअल बच्चे हैं उनके बारे में हमें यहाँ जानना है, विजुअल लर्नर्स के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं विजुअल लर्नर्स के बारे में। विजुअल लर्नर्स कौन होते हैं? तो दृश्य शिक्षार्थी छवियों, आरेखों और लिखित पाठ जैसे दृश्य उत्तेजनाओं के माध्यम से जानकारी को संसाधित करना और समझना ये पसंद करते हैं। अर्थात ये कह लीजिए कि ये जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, ये जब इनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएं जिसके प्रति ये आकर्षित हों, तो उन चीज़ों को देख करके तभी ये उस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं और उसके प्रति जानकारी लेना चाहते हैं। ऐसे जो शिक्षार्थी होते हैं आमतौर पर तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब सामग्री को दृष्टिगत रूप से व्यवस्थित तरीके से आप उनके सामने प्रस्तुत करें, या फिर वे जानकारी देखने से लाभान्वित होते हैं और वे अक्सर नई अवधारणाओं को समझने और बनाए रखने के लिए अगर आप चार्ट पेपर, ग्राफ या मानचित्र प्रदर्शित कर रहे हैं या वीडियो के माध्यम से आप उनके सामने दृश्य दिखा रहे हैं या दृश्य सहायक कोई उपकरण उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें वो खास तौर पर इंटरेस्ट लेते हैं। आगे अगर हम बात करें तो जो दृश्य शिक्षार्थी होते हैं इनके लिए प्रमुख विशेषताओं में अगर हम बात करें तो मजबूत स्थानिक जागरूकता होती है कि इनको आप जागरूक करें और उसके बारे में आप बताएं, उसके परिदृश्य के बारे में बताएं, मतलब वो चीज़ें क्या होती हैं, किस लिए ज़रूरी हैं और कितना आपको आपके लिए ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से उनको समझा ले रहे हैं, उनको दिशा निर्देश अच्छा आप दे रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, तो वे आसानी से उस जानकारी को हासिल करने के लिए अपनी रुचि वहाँ पे जाहिर करेंगे। जैसे चेहरे हुए, स्थान हुए या फिर अन्य लिखित सामग्री को याद करा के आप उस चीज़ को बता रहे हैं, तो जो शिक्षार्थी होंगे वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे। और दृश्य शिक्षार्थी जो होते हैं वो ड्राइंग, पेंटिंग या डिजाइनिंग या अन्य गतिविधियाँ अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आनंद लेते हुए उसमें वो प्रतिभाग करते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं। शैक्षिक परिवेश में दृश्य शिक्षार्थी तभी सफल होते हैं जब शिक्षक मौखिक निर्देशों के पूरक के रूप में दृश्य सहायक उपकरणों का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि विशुद्ध रूप से संख्यात्मक स्पष्टीकरणों के बजाय ग्राफ, आरेख के माध्यम से गणितीय अवधारणाओं को समझना आसान लग सकता है। नोट्स लेना या मानसिक मानचित्र का उपयोग करना या फिर जानकारी को रंग कोडित करना भी दृश्य शिक्षार्थियों को जानकारी में व्यवस्थित बनाए रखने में भी ये कहीं ना कहीं मदद करता है। अर्थात अगर आप इन चीज़ों को यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं कि उनको अच्छी अच्छी पेंटिंग दिखा रहे हैं, अच्छे अच्छे चित्र दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं, उसके पृष्ठभूमि के बारे में पूरा बता रहे हैं, तो बच्चे इंटरेस्ट लेके उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे और आप अपनी बातों को भी उनके सामने तब अच्छे से रख भी पाएंगे। तो ये होता है दृश्य लर्नर या कह लीजिए इसको विजुअल लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 6 की कि स्वप्रायणता से पीड़ित व्यक्तियों के
व्यवहार संबंधी विशेषताओं का यहाँ पे वर्णन करना है। तो स्वप्रायणता क्या होती है ये हम जानेंगे पहले। ये आप देख सकते हैं स्वप्रायणता, जिसको एक मिनट, हाँ ये आप देख सकते हैं स्वप्रायणता मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसका ये हिंदी नाम होता है, या इसको स्वालीनता के नाम से भी जानते हैं और स्वप्रायणता के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति की व्यवहार संबंधी विशेषताएं, ये इसमें पूछा गया है। तो ऑटिज्म को स्वप्रायणता या स्वालीनता ये दोनों नाम से जानते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे, नहीं तो आप लोग ऑटिज्म क्या है स्वप्रायणता क्या है इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो ऑटिज्म से जो पीड़ित बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहार संबंधी समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। इनमें अक्सर जो स्पेक्ट्रम विकार होता है वो काफ़ी प्रभावी होता है और इनमें प्रकृति को भी ये दर्शाता है। अक्सर ये जो व्यवहार करते हैं वो समाज के अनुकूल नहीं होता है, अर्थात सामाजिक संपर्क इनका अच्छे से नहीं हो पाता है। संचार संबंधी इनमें काफ़ी त्रुटियां पाई जाती हैं, इनका एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाता है। ये समाज से थोड़ा सा अलगाव महसूस करते हैं और अलगाव की स्थिति में होते हुए भी हैं, क्योंकि ना तो वो उनसे कम्युनिकेशन कर पाते हैं और ना ही उनसे संबंध स्थापित कर पाते हैं, बल्कि अपनी ही बात को ये बार बार दोहराते रहते हैं। आवृत्ति मूलक शब्द इनके अंदर पाए जाते हैं, एक चीज़ को बार बार ये दोहराते रहेंगे। सामाजिक रूप से ऑटिज्म से जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनको सामाजिक संकेतों जैसे कि शरीर की भाषा और चेहरे के भावों को समझने और उनकी व्याख्या करने में संघर्ष करते हैं। आप इनको कितना भी समझाइए, अपने बॉडी लैंग्वेज से समझाइए या भाषा से समझाइए, कैसे भी ये उसको समझने में सक्षम नहीं होते हैं, जिसके संबंध में बनाने और बनाए रखने में भी इनको काफ़ी चुनौती होती है। इनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं एक दूसरे के साथ में संबंध स्थापित करने में। एकांत प्रवृत्ति के होते हैं, ये एकांत में ही रहना पसंद करते हैं और इनको सामाजिक संपर्कों में शामिल होना काफ़ी कठिनाई महसूस होता है। दोहराव की प्रवृत्ति के कारण इनका जो व्यवहार होता है वो काफ़ी समाज के अनुकूल नहीं होता है, उसके प्रति इनका कहीं ना कहीं जो अनुकूलन देखा जाता है वो काफ़ी कम पाया जाता है, कम क्या बहुत ही कम पाया जाता है। और ये हाथ पैर भी अपना चलाते हैं वहाँ पे, और किसी के साथ में बैठकर हिलना मिलना नहीं चाहते हैं। हाथ फड़फड़ाना, हिलाना और पैरों को पटकना, इस तरीके से ये कार्य करते हैं। मुंह से लार टपकते रहना, इस तरीके से भी कार्य होता है। तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं समाज से अलग होते हैं और समाज में इनका संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है। आगे हम बात करेंगे, ये हमारे पार्ट सी के सभी क्वेश्चन, यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट करा दिए गए हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग आई होप कर ले जाएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की, जो कि आपको स्वयं से पढ़ना है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दे रही हूँ, आप उसको चाहे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इन्हीं क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हाँ हम बात करेंगे मार्क्स की। तो यहाँ पे किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा आपको, जो कि 10 अंक का होगा। अब 10 अंक का होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आपको लिखना है। कम से कम 8 पेज में आपका जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, रोकथाम क्या है, रोकथाम के विभिन्न स्तर क्या हैं, ये आप देख लीजिए प्रश्न। और अगर आपके पास 1 वीक सीरीज है तो आप वहाँ पे 95 पेज पर जा कर के देख सकते हैं। इकाई फर्स्ट का है और प्रश्न नंबर 7 में इसके उत्तर देखे जा सकते हैं। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि सीखने की क्षमता को परिभाषित करें और सीखने की क्षमता के विभिन्न प्रकार, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था अभी, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया, डिस्मॉर्फिया, अफेजिया,
और बुलीमिया, डिसअफेजिया, ये सारी चीज़ को एक्सप्लेन करना है आपको। और ये उत्तर आपको 1 वीक सीरीज में 179 पेज पे मिल जाएगा। तो आपको ये दोनों प्रश्न पढ़ लेने हैं स्वयं से, जो कि आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं। अगर मैं इसको भी कराऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिए, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट पेपर को सॉल्व करते हुए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सॉरी ज़्यादा बोलने के उसमें भी थोड़ा सा मुँह से कुछ अलग ही निकलता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको वैकेंसी से रिलेटेड भी सूचना मिलती रहेगी आगे। बाकी यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपके एक लाइक से हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं, हमें और वीडियो बनाने की हिम्मत होती है। बाकी एक घंटे बोलने में भी थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो जाती है, बट आप लोगों के लिए इतना चलता है। आप लोग अगर वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपके लिए पेपर तक लगभग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दे देंगे। तो बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।